गुड इवनिंग। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नमस्कार सर। नमस्कार सर। विपिन जी, जब आप ज्वाइन होते हैं ना तो माइक ऑफ कर लिया करें। आपके घर की बातें सारी सुनती है यहाँ, फिर मुझे ऑफ करना पड़ता है। ध्यान रखें आप कल से। आज हम ये नई रेमेडी जो मैंने आपको बताया था, दो बनी है, उसमें से एक को डिस्कशन करेंगे पहले। उस पे इन्फ्लोसो वन फेमिना जो रेमेडी है। और थोड़ा सा हम वीक फील करते हैं कई बार जब फीमेल के डिजीज आते हैं, खासकर एमिनोरिया में थोड़ा इधर उधर का सहारा लेना पड़ जाता है। या फाइब्रोइड में भी कई बार हम देखते हैं कि अपेक्षित रिजल्ट नहीं आते हैं। लेकिन फाइब्रोइड हालांकि ऑलरेडी वो 100% ठीक नहीं होते हैं। जो फाइब्रोइड बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज होते हैं या बहुत तेज़ी के साथ जिनका साइज बढ़ रहा होता है, वहाँ उनको कंट्रोल करना मुश्किल रहता है। छोटे साइज के और जो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये जो रेमेडी बनाई है हमने, दैट इज इन्फ्लोसो वन फेमिना, इसका नाम है। और इसमें हमने चार ओरिजिनल प्लांट्स लिए हैं। एक जस्टिसिया अशोका, जो अशोका आप सब लोग जानते ही हैं। लगभग सभी जो यूटेरिन रेमेडीज होती हैं, चाहे वो किसी भी पैथी में हैं, जो नेचुरल पैथीज हैं, वहाँ सब जगह ये प्लांट रहता ही है। दूसरा प्लांट है कोलोफाइलम। ये ऑलरेडी हमारे पास है, C1 में भी हम यूज करते हैं इसको। फ्रैग्निनस अमेरिकाना, ये न्यू हमने ऐड किया है इसमें। और सिमिसिफुगा रेसिमोसा, ये भी हमारे पास ऑलरेडी है। तो कोलोफाइलम और सिमिसिफुगा ये हमने C ग्रुप से ही लिया है। और एक पार्ट हमने C2 का भी इसमें ऐड किया है। ये सब इक्वल जो प्रोपोर्शन है उसमें हमने ऐड की है। मेडिसिन में कोई कम या ज़्यादा नहीं है इसमें। और यहाँ मैं प्रिपरेशन की बात करूँ तो दीज आर इक्वल क्वांटिटी। इक्वली इनको मिक्स किया गया है। और उसके बाद अलग अलग डाइल्यूशन में हमने यूज़ किया है इनको, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में। जिसमें मैंने यूज़ किया है उनका मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। पहले जो ये दो प्लांट है, इनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, इनकी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एंड जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इनके रहते हैं। जस्टिसिया अशोका या अशोका या सरा कैंडिका भी इसको बोलते हैं। और एक लॉन्ग टाइम से आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथी में इस प्लांट को ऑलरेडी यूज किया जाता रहा है। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर फीमेल्स, और यू कैन से द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल, पर्टिकुलरली यूट्रस के लिए बहुत अच्छा रेमेडी है ये चारों प्लांट ही यूट्रस पे बहुत इफेक्टिव हैं। C2 को हमने ओवरी पे भी काम करने के लिए रखा है इसमें। हालांकि कोलोफाइलम सिमिसिफिका भी ओवरी पे काम करते हैं, लेकिन C2 को ऐड किया है तो इसलिए ये लगभग पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की रेमेडी एक फीमेल की हो जाती है। इस प्लांट को मोस्टली बार्क और लीव्स को इसकी यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए भी। और नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें रहते हैं। जैसे इसमें कर्सेटीन है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। और ये एल्कलॉइड्स हैं, इसके एल्कलॉइड्स और फ्लैवनॉइड्स की अगर हम बात करें तो कर्सेटीन है या क्वर्सेटीन आप उसको बोल सकते हैं। केमेफिरोल है। ये एस्ट्रोजन को का बहुत अच्छा जो इफेक्ट डालने वाला एल्केलेट्स होता है। एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटीज की रहती है। ल्यूटेलिन है, ये भी एक अच्छा यूट्रिन टॉनिक है। यूट्रिन प्रोटेक्टिव एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आप इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोसाइड्स और टैनिन्स हैं। सारासिन एक इम्पोर्टेंट ग्लाइकोसाइड है इसका, जो यूटेरिन टॉनिक के नाम से रहता है। सेपोनिन है इसमें, बीटा सिस्टेरोल। सिस्टोस्टेरोल जो होता है ऑलरेडी प्लांट स्टेरॉयड के तरीके से हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है या हार्मोन्स को रेगुलेट करने की प्रॉपर्टी इसमें रहती है। इसके अलावा कुछ और भी कंपोनेंट हैं। एस्ट्रोजन लाइक कंपोनेंट उसको बोलते हैं, जो मेस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। लाइक गैलिक एसिड भी है इसमें, और इलेजिक एसिड है। ये एंटी कार्सिनोजेनिक भी है, फाइब्रोइड्स को रोकने का काम भी करता है। इलेजिक एसिड जो होता है ना, इसका बहुत स्पेसिफिक कंपोनेंट है।
एंटी यूट्रस कैंसर रेमेडी, ये कंपोनेंट है। और दूसरा, ये फाइब्रोइड बनने से भी रोकता है। टाइटरपेनॉइड्स है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, और इम्यून रेगुलेशन का काम भी करते हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी इनके सबके अलग अलग हैं। ये यूट्रस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग से रोकने का काम भी करते हैं। जब ये जो इसके खासकर जो एल्कोलाइड्स हैं, जब ये लाइटर में दिए जाते हैं, यानी कि अशोका को आप लाइटर में देते हैं, तो ये एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट डाल के ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। लेकिन जब आप इसको अशोका को अनडाइल्यूटेड फॉर्म में देते हैं, D1 या D2 में या D3 में, इवन D4 तक में भी आप इसको देते हैं, तो ये एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट रख के या एस्ट्रोजन के सिक्रेशन को या उसके इफेक्ट को इंक्रीज करके यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ाता है, ब्लीडिंग को प्रमोट करता है। तो एमिनोरिया में बहुत अच्छा काम करता है। फाइटो एस्ट्रोजेनिक जो इसके कंपोनेंट है, वो एस्ट्रोजन की तरह मिमिक करने का काम करते हैं, रेगुलेशन या प्रमोशन ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल में उसको प्रमोट करते हैं। एक्चुअली आप समझिए कि एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट को बढ़ाते हैं। ये एस्ट्रोजन लाइक बिहेवियर उसको हम बोल सकते हैं। इसके अलावा डिसमेनोरिया, जो पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प को रिड्यूस करते हैं। स्मूथ मसल को रिलैक्स करने का काम करती है ये रेमेडी, जब इसको D6 में डाइल्यूट फॉर्म में आप यूज करते हैं तो। और D6 में आप देते हैं तो या D6 से भी ज़्यादा लाइटर कर देंगे D10 में भी। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, एक्चुअली जो मैंने बताया था जब डिस्मेनोरिया पढ़ाया आपको, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन वहाँ पे इंक्रीज रहता है, जिसकी वजह से पेन का जो फीलिंग है वो रहती है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन को ये लोअर रिड्यूस करने का काम करता है। और लाइटर में देने से ये मेनोरेजिया, हैवी ब्लीडिंग को रिड्यूस करता है। ट्रेनिन ग्लाइकोसाइड्स इसके एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को रिड्यूस करते हैं। जो वेजो कंस्ट्रिक्शन का काम एक तरीके से वहाँ पे किया जाता है। इसके अलावा एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन का काम करता है ये प्लांट। जो इसके इलेजिक एसिड हैं, कर्सेटीन है, जो एबनॉर्मल एंडोमेटीरियल ग्रोथ है उसको रोकते हैं। फाइब्रोइड के रिस्क को रिड्यूस करता है ये प्लांट। इवन अगर D5 में इसको एज ए टोनिक यूज किया जाए एक फीमेल के लिए, तो ये मिसकैरेज के रिस्क को रिड्यूस करता है। इसके जो ग्लाइकोसाइड हैं, सारासिन, ये अर्ली यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन को या अननेचुरल यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन से प्रिवेंट करता है। प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में, उसकी हेल्थ को मेंटेन रखने में बहुत हेल्पफुल प्लांट है अशोका। हम ऑलरेडी पहले से इसके बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ये मैंने आपको इसके प्रॉपर्टीज में बता रहा हूँ। इसके अलावा ये यूटेरिन के जो इन्फेक्शन होते हैं, वेजाइनल इन्फेक्शन होता है, यूटेरिन इन्फेक्शन होता है, एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी है इसकी। ऐसे फाइटोकेमिकल्स इसमें हैं जो एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टी रखते हैं। खासकर कैंडिडा और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है एक फीमेल को, बार बार फ्रिक्वेंट हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, उसमें आप इसको D6 में देंगे। बाकी मेडिसिन के साथ में यूज़ कर सकते हैं आप, और मैं बताऊंगा आपको किस किस मेडिसिन के साथ कैसे यूज़ आप कर सकते हैं। उसको आप लिखते जाना, मैं बोलते जाऊंगा, आप लोग लिखते जाना। बेनिफिट्स तो और भी हैं इसके प्लांट के, देखें कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में भी एंटीऑक्सीडेंट है, स्किन के लिए भी अच्छा रहता है ये। तो बेनिफिट तो और भी हैं इसके, लेकिन फिलहाल हम जिस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, दैट इज जो इसके बेनिफिट एक फीमेल के लिए हैं, खासकर यूट्रस के लिए, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा, ये इसमें अशोका हमने ऐड किया है। बाकी दोनों प्लांट तो आप जानते ही हैं ऑलरेडी। कोलोफाइलम और सिम्सिफिका मैंने पढ़ाए भी हैं, आपको बेसिक में भी पढ़ाए हैं। आपने पहले भी कहीं ना कहीं, जिसने हमारी क्लास नहीं की है, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे या किसी बुक में जरूर देखे होंगे। फ्रेगनेस अमेरिकाना जो है, ये फाइब्रॉइड की बहुत अच्छी रेमेडी है। और इसके भी फाइटोकेमिकल उतने ही इफेक्टिव हैं जितना जस्टिसिया अशोका या अशोका के हैं। और वाइट ऐश के नाम से भी इसको जानते हैं। हालांकि ये इंडियन प्लांट नहीं है, लेकिन किसी भी आप जो मार्केट में जाएंगे जहाँ प्लांट मिलते हैं, वहाँ फ्रेग्जिनस आपको जरूर मिल जाएगा, क्योंकि इसको आयुर्वेद वाले भी यूज़ करते हैं। और बहुत सारे आयुर्वेदिक टॉनिक में भी आपको, बड़ी बड़ी कंपनी के टॉनिक में आपको देखने को ये मिलता है। इसमें भी
इम्पोर्टेंट फ्लेवनोइड्स हैं, और एस्कुलिन और फ्रेक्सिन और एस्कुलेटिन, ये तीन एल्कोलेट्स या इसके इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। एस्कुलिन, फ्रेक्सिन एंड एस्कुलेटिन। इसके अलावा फ्लैवनोइड्स हैं। फ्लैवनोइड्स, दो इंपॉर्टेंट फ्लैवनोइड्स होते हैं जो लगभग सभी अ, अच्छे प्लांट में रहते हैं, कर्सेटिन और कैमेफिरोल, ये दोनों इसमें भी हैं। और टेनिन है, गैलिक एसिड, इगैलिक एसिड, दोनों इसमें हैं जो अशोका में भी हैं। और फ्रेक्सिनिन, इसका एक ये भी इंपॉर्टेंट एल्कोलॉइड है। ये भी सेपोनिन भी है इसमें, टर्पेनोइड सेपोनिन स्पेसिफिकली इसमें रहता है। और इसकी ऑयल प्रॉपर्टी भी है, वोलाटाइल ऑयल होते हैं हालांकि इसमें। इसके इफेक्ट की हम बात करें तो नंबर ऑफ एक्टिविटी है इसकी। ये अच्छा हार्ट टॉनिक है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, वेरिकोज वेन में बहुत इफेक्टिव है ये। इसको D6 में दिया जाए अगर डाइल्यूटेड फॉर्म में, फ्रेक्सिनस अमेरिकाना को, या D10 में आप देंगे तो एंटी कोगुलेटिव इफेक्ट भी है इसके। जब आप इसको डाइल्यूटेड अनडाइल्यूटेड फॉर्म में देते हैं, D1, D2, D3, D4, तो ये कहीं ना कहीं ब्लीडिंग को इंक्रीज करने का काम करता है। वैसे ही एमिनोरिया में भी थोड़ा हेल्पफुल है ये, जब आप इसको D4 में देंगे मेडिसिन को, इन्फ्लोसो को। और इम्यून सिस्टम है, फ्लैवनोइड्स इसके एक अच्छे इम्यून सिस्टम रेगुलेटर हैं। ऑटो इम्यूनिटी को भी ये कहीं ना कहीं सप्रेस करता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में भी अच्छी रेमेडी है। डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट भी है अच्छा फ्लेक्सिनस अमेरिकाना, जो खासकर लीवर डिटॉक्सिफिकेशन में काफ़ी यूज़ होता है इसका। लेकिन यूट्रस पे जब हम इफेक्ट देखते हैं तो यूट्रस की मस्कुलर एक्टिविटी को इम्प्रूव इम्प्रूव करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस को मैनेज करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन और कंट्रोल करने का काम ये रेमेडी करती है। जैसे मैंने बताया, एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट रहता है इसका भी। और ये भी डिस्मेनोरिया, एमेनोरिया, इन सब में बहुत अच्छा काम करता है। डिस्मेनोरिया यानी कि यूटेरिन क्रैम्प्स में अगर देना है तो इसको थोड़ा डाइल्यूटेड फॉर्म में देंगे आप, D6 में दें या D8 में दें। लेकिन जब वही एमेनोरिया की बात है तो फ्रेक्सिनस अमेरिकाना या इन्फ्लोसोवन को आप D4 में ज़्यादा इफेक्टिव है। आप ग्लोब्यूल में भी दे सकते हैं, डायरेक्टली भी दे सकते हैं। बहुत आपको इफेक्ट तेजी के साथ लेना है तो डायरेक्टली ओरिजिनल दे सकते हैं D4 में, 10 to 15 ड्रॉप और 10 to 20 ड्रॉप D4 में। अदरवाइज आप नॉर्मल मैनेज करने के लिए या धीरे धीरे बैलेंस करने के लिए आप इसको D4 में ग्लोबुल्स में दे सकते हैं। अदरवाइज D5 में भी बहुत अच्छा बैलेंस ये करता है, ये यूटेरिन टोन मेंटेन करने का काम करता है। बहुत अच्छी रेमेडी है फ्रेग्रेंस अमेरिकाना, और यूटेरिन इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है। एंडोमेट्रियोसिस जैसी जो कंडीशन रहती है, एंडोमेट्रियम का इन्फ्लामेशन, उस पे इफेक्टिव है। इन्फेक्शन में ये भी सेम वैसे यशोका की तरह काम करती है। और आप इसको इस पूरी रेमेडी को, इन्फ्लोसो को जो है जो फीमेल मेनोपॉजल कंडीशन में होती है, वहाँ पे जो मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं और कैल्शियम की डिस्टरबेंस हो जाता है, क्योंकि पैराथायराइड आप देखते हैं वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करती है मेनोपॉजल कंडीशन में, मैंने उस दिन भी बताया था आपको। और कैल्सिटोनिन का इफेक्ट भी उतना इफेक्टिव नहीं रहता है, तो ये उस कंडीशन में बहुत अच्छी रेमेडी है। वैसे मेनोपॉजल में ऑलरेडी हमें कैल्शियम सप्लीमेंट फीमेल को देने चाहिए या लेने चाहिए किसी फीमेल को। तो ये हमारा फ्रेक्सिनस अमेरिकाना, हालांकि ये जो बिनाइन या यूट्रस फाइब्रोइड है, इसकी अच्छी रेमेडी है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन पे इफेक्ट करती है ये। तो इसको यूज करिए आप। अगर थोड़ा ब्लीडिंग जैसा सिस्टम आपको लगता है तो आप D6 में या D10 में इसको A1B के साथ यूज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ इस रेमेडी के बारे में। इन्फ्लोसो वन फेमिना, D3 या D4 में आपको यूज करना है इसको जब जहाँ एमेनोरिया है, एक फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहे हैं और वो बहुत लंबे टाइम से नहीं आ रहे हैं, 2-3 महीने का गैप रहता है,
और फिर भी वो सफिशिएंट नहीं है तो आप D3 में दें, मतलब D3 से डायरेक्टली स्ट्रोंग डोज आप दे सकते हैं उसकी। और या D4 से स्ट्रोंग डोज दे सकते हैं, या सिक्वेंसली आप D4 बनाइए उसकी 10 15 20 बूंदे, जो भी जैसे आपको लगता है उसे डोज पेशेंट को दे सकते हैं। अच्छे रिजल्ट इसके मुझे मिले हैं एमेनोरिया के, कई पेशेंट पे मैंने इसको ट्राई किया है। फाइब्रोइड के केस में हमें थोड़ा देख के यहाँ पे रहना होता है, या तो आप फाइब्रोइड के केस में इस मेडिसिन को D5 में दे दीजिए। D5 में बहुत बेनिफिशियल है। अगर ब्लीडिंग के टेंडेंसी है फीमेल में तो उसको A1B अलग से दे दीजिए आप D10 में, और इसको D5 में दे दीजिए। या इसको D5 में आप बाकी रेमेडी जैसे वैन 1 और जी हम चलाते हैं। C2 तो ऑलरेडी हमने इसमें ऐड कर ही दिया, तो इसके साथ वैन 1 जी A2 वैन 1 जी आप ऐड करके फीमेल को दे सकते हैं D5 में। और ब्लीडिंग है तो A1B को अलग से दिया जा सकता है। प्रोलोंग्ड मेंस्ट्रुअल है, हैवी ब्लीडिंग जैसी कंडीशन है, इसमें भी यूज़ किया मैंने इसको, D10 में यूज़ किया है। और प्रोलोंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में या हैवी ब्लीडिंग में यहाँ पे भी हार्मोनल डिस्टरबेंस ही रहता है, जहाँ पे ये एस्ट्रोजन के लेवल को मेंटेन करती है मेडिसिन, और जल्दी से जल्दी ये जो है हार्मोनल इम्बैलेंस को क्योर कर देती है, ठीक कर देती है। ब्लीडिंग रोकने का काम तो हमारी वो मेडिसिन कर ही देगी, A1B C1 A1B हम दे ही देते हैं। लेकिन जहाँ उस कंडीशन में ये उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी, जो है हार्मोनल लेवल को, क्योंकि जब हम ओनली A1B देते हैं तो वो आर्टरीज के लेवल पे या सर्कुलेशन के लेवल पे ब्लीडिंग को रोकते हैं, कोगुलेशन के पे इफेक्ट डाल के। लेकिन जब नॉर्मली A1B लोग यूज करते थे, मैंने उसमें C1 ऐड करना शुरू किया पिछले 2 साल से, मैं आपको बता रहा हूँ। और जो भी यूज कर रहा है मिरेकलस रिजल्ट है उसके। C1 क्यों ऐड करते हैं हम? क्योंकि हम हार्मोन पे भी काम करना चाह रहे हैं, तो C1 एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट डाल के वहां रोकता है। लेकिन ये C1 से भी ज्यादा इफेक्टिवली वहां पे एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट डालेगी, क्योंकि C1 के भी दोनों इफेक्टिव प्लांट हैं इसमें, कोलोफाइलम भी है, सिमिसिफुका भी है, और जो दो अलग से प्लांट ऐड किए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ है बाकी और सब जगह आप जहाँ चाहें इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, जिनके पास ये पहुँच गई है। कुछ लोगों के पास ऑलरेडी जा चुकी है D3 किट में, तो मैं सभी को दे रहा हूँ। इन्फ्लोसो 1 भी, इन्फ्लोसो 2 भी। इन्फ्लोसो 1 का ये लेक्चर मैंने रखा है, इसको मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, ताकि जिन लोगों के पास गई है उनको एक ओपन लेक्चर भी मिल जाए, कैसे मेडिसिन काम कर रही है, कैसे हमें इसको देना चाहिए, यूज़ कैसे करना चाहिए। और बाकी इन्फ्लोसो 2 के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगा। उसका थोड़ा सा मैं एक बार तैयार कर लूँ, प्रिंट आउट निकाल दूँ एक। वैसे तो रेडी है सब, क्योंकि बन भी गई है और मुझे पता भी है। लेकिन फिर भी एक डिटेल लेक्चर प्लांट का बन जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं चाहता हूँ कि प्लांट जो ऐड किए हैं, जो नए प्लांट हैं, कुछ प्लांट तो पुराने ही हैं, कुछ नए हैं। एक हिंट दूं मैं आपको, मैंने जिनसिंग ऐड किया है उसमें, और जिनसिंग इतने अच्छे रिजल्ट दे रहा है, इंडिविजुअल भी बहुत अच्छे देता है। इंडिविजुअली भी मैं आप बोलूंगा कि आपके पास जिनसिंग होना चाहिए। आपके पास नहीं है तो किसी पंसारी आयुर्वेदिक सोप से जाके ले लीजिए आप, उसका एक्सट्रैक्ट बना लीजिए अपने आप खुद ही। एक्सट्रैक्ट तो आप बना ही सकते हैं, उसमें कुछ नहीं करना होता। 10-20% RS वाले पानी में, कांच की बोतल में उसको भर के रख दो 20-25 20 दिन के लिए। बीच बीच में हिलाते रहो, फिर अच्छे से उसको फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लो। वो काफ़ी है, बहुत एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया रखता है जिनसिंग। इवन नंबर ऑफ जगह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, जनरल डेबिलिटी में यूज़ कर सकते हैं, ब्रेन फंक्शन को इंक्रीज करने में यूज़ कर सकते हैं, लो मेमोरी में यूज़ कर सकते हैं। अगली जो रेमेडी इन्फ्लोसो 2 है वो और भी वर्सटाइल है। इन्फ्लामेशन के लिए तो उसको रखा ही है, ये एक पूरा ग्रुप मैंने बना दिया है, इन्फ्लोसो ग्रुप। इसमें मैंने अपना नाम नहीं दिया है, क्योंकि हम नाम तो मैटीजी का ही रहेगा, हमने केवल मेडिसिन ऐड करी है। और जैसे हमें हमारे ग्रुप में मैडम ने बताया था, थोड़ा सा मैंने उनकी बात पे गौर किया कि हमें अपना ग्रुप अलग ही रखना चाहिए, ताकि उसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। नहीं तो, क्योंकि वेल कनेक्टेड नहीं है, अभी जो इलेक्ट्रोपैथिक फिटर्निटी है वो वेल कनेक्टेड नहीं है। तो पता चले कि हमने एक मेडिसिन का नाम रखा, जैसे C18 हमने सोचा और C18 पहले से एक बुक में था, या कोई और नाम भी हमने सोच लिया और वो ऑलरेडी पैरेलल कोई और भी उस पर काम कर रहा है, तो ये अलग से हमने
नाम ऐड कर दिया है इन्फ्लोसो, और इसमें हम अब जो भी मेडिसिन आएगी इसी में ऐड करते जाएंगे। अभी 3 मेडिसिन फिलहाल रेडी हैं, जिनमें से 2 मैं बना भी चुका हूँ, मतलब कमर्शियली देने के लिए बना चुका हूँ। तीसरी मेडिसिन मेरे पास तो बनी रखी है, लेकिन अभी पूरे तरीके से उसको लिटरेचर के फॉर्मेट में वो नहीं आई है। इन्फ्लोसो 3 जो है उसे टाइम लगेगा। इसमें ही हम जैसे फेमिना बनाई है, ऐसे ही एक मेल की जो रेमेडी है, उस पे भी हम काम कर रहे हैं। कुछ प्लांट मुझे रिक्वायर्ड है उसमें, कुछ पे इंडिविजुअली तो मैंने 3 4 प्लांट अलग अलग यूज़ कर ही लिए हैं जितने भी पेशेंट आते हैं। और लेकिन जब एक बार बन जाएगी तो फिर आप लोगों को देना शुरू करूंगा, उससे और अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे। क्योंकि यहाँ दोनों जगह थोड़ी सी वीकनेस तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैटी जी थोड़ा जल्दी चले गए या थोड़ा लेट वो इंस्पायर हुए एक नई पैथी हमें देने के लिए, और उतना सपोर्ट भी नहीं था उस टाइम। वर्ल्ड वॉर भी रहे, महामारी जैसी चीज़ें भी कई सारी रहीं। लेकिन फिर भी अगर वो 10 साल और भी निकालते तो कुछ और प्लांट हमारे पास होते, कुछ और रेमेडीज हमारे पास होती, नई फिलोसफी नई थ्योरी भी आती जरूर, नए लोग भी जुड़ते उनके साथ में उस टाइम भी। लेकिन अब हमें उसे आगे बढ़ाना चाहिए। हम रिजिड नहीं हो सकते हैं, एक जगह नहीं रुक सकते हैं कि बस यही प्लांट रहेंगे, यही मेडिसिन रहेंगी। कुछ और चीज़ें मैं सुन रहा हूँ। अभी 10 मिनट हैं, फिर बाद में रिमेटोइड अर्थराइटिस बताता हूँ आपको सेकेंड हाफ में। मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं, अभी भी आज भी एक फ़ोन आया, मैंने समझाया उनको। वो पहले भी फ़ोन आया था कि सी ग्रुप और एस ग्रुप ऐड नहीं करना है, इसके साथ वो नहीं करना है। एक कंपनी का नाम भी लिया उन्होंने मेरे साथ, मेरे सामने, और जानता तो मैं सब हूँ। मैंने उनको समझाया अच्छे से कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हमने पहले से ही प्लांट ऐड कर दिए। C1 में 7 8 प्लांट हैं, S1 में 9 प्लांट हैं, S2 में भी 9 प्लांट हैं। तो ऑलरेडी वो एक फॉर्मूला है, S1 भी फॉर्मूला है। तो जब हम 2 3 रेमेडी ऐड करते हैं तो उसमें आप ये समझिए कि हमने एक्चुअली उन प्लांट को मिक्स कर दिया, एक कॉम्प्लेक्स रेमेडी बना दी हमने। एक सिंगल रेमेडी बन जाती है फॉर्मूला बनने के बाद, क्योंकि एक ही किंगडम की मेडिसिन है, सभी प्लांट बेस्ड मेडिसिन है। और जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी कैटेगरी भी तो सेम ही है। सब में सेपोनीन है, सब में जो एल्केलॉइड्स हैं, लिगेंड्स हैं, तो कंपोनेंट वही हैं। वो चीज़ें कोई अलग थोड़ा ही हैं, वो आपस में इसलिए इजीली मिक्स हो जाती हैं। फिर मैंने समझा भाई, जिस कंपनी से आप की बात बता रहे हो, क्या वो कंपनी पेटेंट बनाती है? उसने कहा जी हाँ बनाती है। जब बनाती है तो फिर आपको गलत कैसे पढ़ा सकती है कि मिक्स नहीं करना? और वो कंपनी पेटेंट ऐसे पौधे भी डालती है उसमें जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में नहीं है, उनके बोतल पे भी लिखे रहते हैं। अल्फा अल्फा भी लिखा है उनके प्लांट में, अल्फा अल्फा बताओ कहाँ है? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में नहीं है। और भी बहुत सारे प्लांट हैं जो लिखे रहते हैं उनके पेटेंट में, जो नहीं है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। तो खुद तो वो ऐसे काम कर रहे हैं और शिक्षा गलत दे रहे हैं। पढ़ाना सही चाहिए, बताना सही चाहिए। भले ही आप उनको बोलो कि मोनोपोली हम बना रहे हैं, आप हमारी मेडिसिन लीजिए, लेकिन ऐसे तो मत बताइए। हाँ, लिकोरिया में दे सकते हैं आप इसको, D10 में दे सकते हैं। लिकोरिया में D10 में दे सकते हैं। इसको इन्फ्लोसो के साथ आप यूज करेंगे, दूसरे मेडिसिन भी ना लिकोरिया का प्रोटोकॉल है, जैसे C2 तो इसमें है ही। और आपको G की रिक्वायरमेंट रहती है, A2 की रिक्वायरमेंट रहती है लिकोरिया के केस में। तो वो मेडिसिन का आप भी यूज करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे इसको ऐसे ही। एक अलग मेडिसिन लेके आप इसके फॉर्मूले बना सकते हैं। वैसे जल्दी ही मैं आपको इसके फॉर्मूले भी दूंगा बाकी मेडिसिन के साथ। वो मैं लिख के ग्रुप में डाल दूंगा। हाँ, हाई पोटेंसी बनेगी, लेकिन अभी मैंने D10 तक ही यूज़ किया है इसको। बनेगी हाई पोटेंसी इसकी 230 और 200 तो बनेगी जरूर, जल्दी ही बनेगी। और वो तो मैं बोल रहा था, हमें रिजिड नहीं होना है, नई चीज़ें आएंगी। अगर आज हमारे पास
150 के आसपास मेडिसिन होती तो इतना मजबूत होता पक्ष हमारा, गवर्नमेंट को भी लगता है कि ये काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। वहाँ केवल वही 38 मेडिसिन है, वही 114 प्लांट है। सामने वाला हमारी बात नहीं समझेगा, वो वही समझेगा जो उसके दिमाग में है। वो यही समझेगा कि 38 दवाओं से ये क्या कर रहे होंगे। हालांकि सब कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, अब तक हो भी रहा है सारी चीजें, लेकिन सहारा तो लेना पड़ रहा है ना। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो कहीं ना कहीं दूसरी चीजों की, मतलब एलोपैथी को तो छोड़ दो, या तो कहीं ना कहीं कुछ आयुर्वेदिक लेना पड़ता है, कहीं ना कहीं कुछ होम्योपैथिक लेना पड़ता है साथ में, अगर सब जगह काम करना है। बाकी स्पेशलिस्ट बनने के लिए तो बहुत सारी मेडिसिन है। जैसे एनोरेक्टल में आपको किसी और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे पेन में आपको कोई खास ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, सब इसी से हो जाता है। हेडेक, माइग्रेन, मेनिया, ऐसी बहुत सारी चीज जिसमें केवल किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम 100% और सबसे बेस्ट तरीके से काम कर सकते हैं। आवाज मेरी सही आ रही है या डिस्टर्ब हो रही है? सर ब्रेक हो रही है बीच बीच में। हाँ, एक्चुअली मैं बाहर हूँ, गांव में ना हूँ, यहाँ थोड़ा नेटवर्क उतने बढ़िया नहीं है। बाकी सेकंड हाफ में मैं देखता हूँ थोड़ा इम्प्रूव करके, वाईफाई के थोड़ा नज़दीक जाके बैठता हूँ अभी। थोड़ा इम्प्रूव नहीं रहते हैं सिग्नल, दूर रह वो दूर हो जाते हैं असल में। वाईफाई लगा है सामने, जो इधर एरिया के वो जानते होंगे, वाईफाई घर में लगा है, मैं घेर में बैठा हूँ, तो थोड़ा डिफरेंस है, ज़्यादा तो नहीं, बीच में रास्ता ही है, लेकिन फिर भी डिस्टरबेंस रहता है। अब ठीक आ रहा सर। चलो ठीक है। तो इन्फ्लोसो को ऐसे ही हमें और मेडिसिन भी, या जो ऐड कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐड हुए भी हैं। कहीं किसी लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी ऐड किया है, किसी ने P10 को ऐड किया है, लेकिन वो ओपन भी होना चाहिए ताकि सब लोग बना सके, जो बनाना चाह रहे हैं या जो यूज़ करना चाह रहे हैं वो यूज़ भी कर सके। मतलब रिसर्च में मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, रिसर्च जो है या जो भी आपने कुछ नया किया है वो थोड़ा ओपन होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से वो कर रहे हैं, आपके कोई अपने प्रोडक्ट हैं, पेटेंट हैं, तो वो अलग चीज़ है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, सबको काम करना है भाई, पैसे की रिक्वायरमेंट भी रहती है। और लोग कॉपी भी बहुत करते हैं, मेरे साथ भी बहुत हुआ है। लेकिन कुछ ना कुछ जो स्टैब्लिश लोग हैं उनको नई चीज़ें ऐड करनी चाहिए, लेकिन अच्छे ट्रायल होने के बाद। 50-100 लोगों पे ट्रायल कर लेंगे तो ठीक है, वैसे भी होम्योपैथी में तो बिना ट्रायल करे भी आ रही है सारी, इंडियन मेडिसिन को बिना ट्रायल किए ऐड कर रहे हैं वो, क्योंकि उनको पता है थेरेपेटिक इफेक्ट तो है ही। कैरक्यूमा लूंगा, हल्दी का क्या ट्रायल करने की जरूरत थोड़ा ही है, एक्सट्रैक्ट निकाला और स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही और भी जो कुछ हैं, जीरा है, हल्दी, मेथी, सब निकाल दिए उन्होंने, धनिया। हरड़ है, हरड़ का बहुत अच्छा रिजल्ट है, उसको रख सकते हैं आप। छोटी हरड़ जो होती है उसको थोड़ा क्रश करके उसका एक्सट्रैक्ट निकालिए। 1-2 बार निकाला मैंने, बहुत ज़्यादा बार तो नहीं, क्योंकि अब टाइम नहीं होता उतना मेरे पास। लेकिन आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को काम करना चाहिए वो सब चीज़ों में। हरड़ का निकालिए आप और देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट है। इवन वेट लॉस में भी बहुत अच्छा काम करता है वो। सुबह सुबह ले लिया जाए अगर 20-25 बूंदे उसकी ड्रॉप, डायरेक्ट D1 की, क्रूड की भी ले सकते हैं लेकिन D1 ज़्यादा अच्छा है। तो 1-2 दस्त होते हैं, और बहुत तेज़ी के साथ फैट मेटाबॉलिज्म को मैनेज करता है, वो फैट डिपॉजिट होने से रोकता है। सर हरड़ को ऐसे बना सकते हैं जैसे आपने ये हाँ हल्दी का बिल्कुल। बोला ऐसे सर। हाँ मैं तो बोल रहा हूँ बनाइए। हाँ। हाँ। हाँ, वो कितना 42 डेज का फिर 60 डेज? क्या चीज़? वो हल्दी का ऐसे बनाए, कलगीत हल्दी का D1 जैसे बनाने का ऐसे? हाँ, टर्मिनेलिया चैबुला ये इसको बोलते हैं डायरेक्ट उसको। लेना है?
टर्मिनेलिया चेबुला बोलते हैं बोटेनिकल हाँ नेम उसको। क्रश करके कांच की बोतल में डालिए, उसमें प्योर डिस्टिल वाटर और हाँ हाँ 20% RS डाल के उसको रख दीजिए 21 डेज के लिए। हाँ क्योंकि वो हार्ड है और फल है। जो 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 जब हाँ हम हाँ हाँ किसी हार्ड चीज को एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, तो उसको 20 से 30 डेज हमें रखना चाहिए फर्मेंट होने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और जिन चीजों का लीव से या फिर उसको छान से, लेना। हाँ फिल्टर तो करना ही है। जिन प्लांट का हम हाँ लीव्स का और जो फ्लावर का एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, जो सॉफ्ट चीजें होती हैं, वो 14-15 डेज में निकल आता है। लेकिन जो हार्ड है उनको 20 से 30 डेज, 1 महीना तक भी पूरा रिस्ट्रिक्शन करने के लिए करना होता है। ACL को अलग से पढ़ेंगे सर, ACL अलग से डिजीज है हमारे पास, टेंशन मत लीजिए आप। ACL को पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे ACL। लिगामेंट टीयर को हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बहुत केस आते हैं। स्पोर्ट इंजरी है एक तरीके की, और काफ़ी केस उसके रहते हैं।